हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदचौक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है कानूनों की समझ। तो देखिए, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो कानून जो कल अपन ने बात की थी कि जो नियम परिवार के लिए भी होते हैं, नियम समाज के लिए भी होते हैं, नियम विद्यालय के भी होते हैं, यानी जो भी एक्टिविटी या गतिविधियां होती हैं तो सारी गतिविधियां नियमों से संचालित होती है। यहाँ तक हमने ये भी कल बात की थी कि प्राचीन भारत में भी जो भारतीय समुदाय थे वो नियमों के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, लेकिन बहुत से लोग हैं वो मानते हैं कि हमारे देश में जो कानून के शासन की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों ने की थी। तो देखिए, जब उत्खनन के माध्यम से सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी वहाँ एक स्थानीय शासन व्यवस्था थी जो साफ सफाई देखरेख का कार्य करती थी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो अंग्रेजों की देन न होकर के भारत में पहले से विद्यमान थी। प्राचीन भारतीय समुदाय में उनमें भी अपने अपने अलग अलग नियम होते थे। तो देखिए, इतिहासकार हैं वो इस बात को लेकर के काफी विवादित मामला रहा। इसके कई कारण थे जिसकी वजह से कहा जाता है। तो देखिए, एक कारण औपनिवेशिक कानून मनमाने पन पर आधारित था। यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना हुई तब उन्होंने जो भारत पर कानून बनाए जाते थे वो कानून अंग्रेजों की मन मर्जी के मुताबिक कानूनों को लागू कर देते थे भारतीय जनता के विरोध में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की जो कह सकते हैं अहम या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ब्रिटिश भारत में जो कानूनी मामलों की बात करते हैं तो विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों का एक अहम या कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखिए, जिस प्रकार हम बात करते हैं 1870 का राजद्रोह एक्ट, तो देखिए इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करे, यहाँ आलोचना करता था, तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था।
तो हम कह सकते हैं कि जो 1870 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत जो भारतीय नागरिक ब्रिटिश सरकार की आलोचना यहाँ विरोध करता था, उसको बिना किसी मुकदमे चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके तहत एक आपके रॉलेट एक्ट जो 1919, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को सीधे ही जेल में डाल सकती थी। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि वो गिरफ्तार करते थे, लेकिन रॉलेट एक्ट 1919 का जो कानून है, जिस व्यक्ति को संदेह के घेरे में देख करके उसको बिना किसी मुकदमा चलाए लोगों को तुरंत जेल में डाल देते थे। तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी जैसे जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उन राष्ट्रवादी नेताओं ने भी विरोध किया। तो इस विरोध की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध है वो पंजाब में। और इस एक्ट को 10 लागू कर दिया। को लागू कर दिया गया। जब इनका महात्मा गांधी सहित अनेक बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने इनका विरोध किया, पंजाब में भी इनका अधिक विरोध किया। विशेषकर जब पंजाब में अधिक विरोध किया तो डॉक्टर अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर दिया गया। तो इन गिरफ्तारियों को लेकर के 13 अप्रैल देखिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की
जो डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन के खिलाफ। तो उस समय पुलिस अधिकारी जनरल डायर तो देखिए जनरल डायर अपने पुलिस सिपाहियों को साथ लेकर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके दरवाजों को बंद करके बिना चेतावनी दिए सभा में जो पिटते हुए मासूम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग वो मारे गए, हजारों लोग हैं जो जख्मी हुए। इस प्रकार जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई थी। तो ये घटना का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट जो कानून था 1919 का, तो इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। जनरल डायर को वहां ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया ऐसे खूब करने के लिए। फिर उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को मार दिया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध व उनकी आलोचना करते थे। तो जिस प्रकार हमने 1870 का कानून व 1919 का एक ऐसे कानून बनाए थे जो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की मनमानी या हुकूमत, जिससे भारतीयों का शोषण होता था, भारतीयों ने आलोचना की। तो देखिए अपनी बातों को मनवाने के लिए भारतीय जनता ने संघर्ष किया और ये संघर्ष समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना जनता की मजबूरी हो। तो देखिए वे कानून को उसमें यहाँ हम कह सकते हैं भारतीय लोग कानून को उसमें अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो भारतीय लोग यही चाहते थे कि जो कानून व्यवस्था है वो न्याय के आधार पर हो। इसके अलावा जो न्याय के विचार पर आधारित होना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में
कानूनी पैसा भी उबरने लगा था। कानूनी पैसे में जो लगे भारतीयों ने हमेशा मांग की थी कि अपनी बेसिक अदालतें हैं उसमें भारतीयों को समान नजर से देखा जाए। ये भारतीयों की मांग थी। ऐसा भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा भारतीय जो न्यायाधीश थे भी फैसले लेने से पहले ज्यादा अब भूमिका निभाने लगे हैं। यानी धीरे धीरे भारतीयों की जो पकड़ है वो कानून की दृष्टि से मजबूत होती जा रही है। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। तो देखिए, जिस प्रकार संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। तो देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान बनाने की स्वीकृति दे दी। उसके बाद में भारत ने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि मिलकर के कानून बना सकते हैं। और कानून बनाने का अधिकार हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। संसद का काम ही है कानूनों का निर्माण करना। इसके अलावा हमारे प्रतिनिधि नए कानून बना सकती हैं व पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती हैं। इस प्रकार कोई भी कानून है वो बना सकती है। जैसे हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 लागू किया था, आपने इसका सर्व पढ़ा था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है संपत्ति का समान बंटवारा। तो देखिए, जैसे किसी के परिवार में बेटे बेटियां और उसकी मां, तो संपत्ति उन सब में समान रूप से विभाजित होगी। प्रत्येक को अपना बराबर हिस्सा मिलेगा। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार करवाने के लिए भी सरकार ने अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये क्या है, मान लेगा तो ये लोगों